अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के एपिसोड 69 का रिव्यू है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के रिव्यू से पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूंगी एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। क्या में से जिन लोगों ने कुरुल्श उस्मान सीरीज़ देख रखी होगी वो साउची बे के किरदार को ज़रूर जानते होंगे। ये वो किरदार था जिसने सीजन 2 में मद्दाहों की नजरों में गुंदूज बे से भी ज्यादा अपना मकाम बनाया था। और सीजन 2 में पहले साउची बे के बेटे बेहोजा और फिर साउची बे की अफसोसनाक मौत ने हमारे दिलों को बहुत मुतासिर किया था। तो नाजरीन इकराम, इंतहाई अफसोस के साथ मैं आप लोगों को ये इतला देने जा रही हूँ कि साउची बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार, जिनका असल नाम कान बुलंद गोरकम अरसलान है, वो हम में नहीं रहे। कल दोपहर मुझे अपनी किसी वीडियो के एक कमेंट का नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था साउची बे हैज डाइड। मैंने फौरन सर्च किया तो पता चला कि तकरीबन 1 घंटे पहले ये अदाकार इस दुनिया से जा चुका है। और इनकी मौत के हालात ये बताए जा रहे हैं कि गुज़िश्ता रात वो इस्तांबुल के इलाके में अपने घर पर अचानक बीमार हो गए और तबीयत बिगड़ने पर इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो जिंदा ना रह सके और इनकी मौत की वजह वो शदीद हार्ट अटैक बताया जा रहा है जो इन्हें हुआ। इनकी वफात की खबर से इनके मद्दाहों को बहुत शदीद सदमा पहुंचा और इसके अलावा इनके साथी अदाकार ताज़ियत के लिए इनके घर पहुंचे। इन अदाकारों में सलीम बेरख्तार यानी कि जानदारली बे, साइगिन सोईसाल और महमद अली नूर ओगलो यानी कि नूरुद्दीन जंगी वो इंतहाई गमज़दा नजर आए। और नाज़रीन इकराम, अपनी अचानक मौत से पहले गोरकम अरसलान ने सोशल मीडिया पर अपनी थिएटर परफॉर्मेंस की एक वीडियो शेयर करते हुए ये कैप्शन शामिल किया कि एक दिन सामीन में से एक भी शख्स अपना नाम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर जब चंद घंटों बाद उसकी मौत की इत्तला मिली तो उसके फैंस ने उसकी उसी पोस्ट के नीचे इस तरह के कमेंट्स करने शुरू किए कि इसकी कहानी अभी तक कहीं नहीं है, वो चला गया, खुदा इस पर रहम करे। क्या जिंदगी इतनी अचानक और जालिमाना हो सकती है? और नाजरीन इकराम, दुख की बात यह है कि गोरकम अरसलान ने अपनी इसी पोस्ट में अपनी मौत से चंद घंटे पहले अपने एक फैन को रिप्लाई भी किया था जिसने इसे इस्तांबुल में इन्वाइट किया था। गोरकम अरसलान ने उसे लिखा कि हम आ रहे हैं, अभी ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो थोड़ी ही देर में इस दुनिया से जाने वाले हैं। और अपनी मौत से सिर्फ 20 घंटे पहले उन्होंने अपनी अहलिया, जिसका नाम हिजरान आकिन है, उसे भी एक पोस्ट पर मेरी प्यारी के अल्फाज लिखे। तो नाज़रीन इकराम, यही दुनिया की बेसबाती है कि हमें बिल्कुल ही मालूम नहीं हो पाता कि हमारी ज़िंदगी की कितनी घड़ियाँ रह गई हैं और कितनी सांसें रह गई हैं। अल्लाह ताला गोरकम अरसलान की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के रिव्यू की तरफ। और इस एपिसोड के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये एक फिलिंग एपिसोड थी, यानी कि टाइम पूरा करने के लिए मुख्तलिफ वाक़यात को जोड़कर हमारे सामने पेश कर दिया गया। इस वाली एपिसोड में कई सीन्स ऐसे थे जो अगर ना होते तब भी उससे ड्रामे के पेस पर कोई फ़र्क ना पड़ता। मिसाल के तौर पर हुसैन आगा और कुरचू दुआन आगा के दरमियान लड़ाई का सीन, जिसमें तकरीबन 10 मिनट से ज़ायद खर्च कर दिए गए। और बात करूँगी मैं पहले बायज़ीद के किरदार की, जिसने बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो अपने किरदार में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। उसने बगैर डरे जिस तरह विलाद को पसपा होने पर मजबूर किया वो काबिल दाद है। और ये तो हम भी जानते थे कि सुल्तान ने बायज़ीद की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई बैकअप प्लान रखा होगा, लेकिन हम ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सके थे कि वो बैकअप प्लान विलाद की माँ होगी। साक पाशा के बारे में वाज़ेह हो गया कि उन्होंने अपनी नीयत और अपने जज्बात रियासत के मफाद पर कुर्बान कर दिए। और आप लोगों ने इस वाली एपिसोड में औलाद फातहीन और रूम एलिया का जिक्र भी सुन लिया होगा। आप में से जिन लोगों ने कराची ऑगलरी की तारीख पर मेरी ये वीडियो देख रखी है वो बासानी कुरुल्श उस्मान, कुरुल्श औरहान और महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के आपस का कॉन्टेक्ट जान सकते हैं। और मेरा इतनी डिटेल के साथ इस किस्म की तारीखी वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि एक तो आप लोग तारीखी ड्रामे को उसकी पूरी स्पिरिट के साथ एंजॉय करें, और नंबर 2 ये कि आप लोगों को फौरन मालूम हो जाए कि ड्रामा कहाँ तारीख के ट्रैक से हट रहा है। इस एपिसोड की सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी वो गजा में खून बहाने वालों के लिए जो पैगाम दिया गया है वो है, और व्यूअर्स की तरफ से इसे बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। आप लोग खुद देखें कि यहूदियों की फितरत का पर्दा चाक करना और उसके पीछे लगने वाला नशीद खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ याऊद कितना दिल को छू रहा था। और इसके अलावा सुल्तान बायज़ीद के मुंह से भी खैबर का तस्करा करवाया गया। तो इस सीन के जरिए इस्लाम की मुनज़्ज़म और बावकार नुमाइंदगी की गई जिस पर टीम को दाद देनी बनती है, जबकि बायज़ीद का किरदार अदा करने वाले बच्चे की बेहद तारीफ हो रही है। और इतनी कम उम्र में वो इतनी कमाल की अदाकारी कर रहा है कि हम हैरान रह गए हैं। लेकिन इसी एपिसोड में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने मद्दाहों को बहुत मायूस किया है।
अब आते हैं गुलशा खातून की तरफ, जिसके बारे में जब ये खबर मिली थी कि वो उम्मीद से है, तो तभी मैंने अपने रिव्यू की वीडियो में कह दिया था कि हो सकता है कि ये बच्चा पैदा ही ना हो, क्योंकि तारीख में गुलशा खातून की सिर्फ एक ही औलाद का जिक्र था और वो शहजादा मुस्तफा था, जबकि प्रिंसेस रोज का तारीख में एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा जैम था। और आप लोग खुद देखें कि गुलशा ने अपना दुपट्टा यानी कि दुल्हन वाला घूंघट प्रिंसेस रोज को पहनाकर एक तरह से अपना मुकद्दर भी उसके साथ बांध दिया, क्योंकि तारीख के मुताबिक आगे जाकर ये दोनों मलकाएं अपने अपने शहजादों को खोकर तारीख के स्टेज से हट जाएंगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर इस वक्त गुलशा खातून सख्त तनकीद की जद में है और कहा जा रहा है कि लगता है प्रोड्यूसर ने सारा इख्तियार स्क्रिप्ट राइटर के हवाले कर दिया है और ऐसा लगता है कि गुलशा खातून के किरदार को स्क्रिप्ट राइटर की तरफ से किसी खास किस्म की रायत हासिल है और प्रोड्यूसर भी इस पर राजी है, क्योंकि पहली तनकीद तो इसी बात पर है कि जो बच्चा तारीख में था ही नहीं उसके लिए रोने धोने के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं और किसका इतना ज्यादा वक्त बर्बाद किया गया। और बहार खातून जो कि तारीख के मुताबिक भी सुल्तान फातेह की पसंद थी, तो गुलशा खातून को उस पर तरजीह क्यों दी जा रही है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अपने एक वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि साफ जाहिर है कि इस तरह के टर्किश ड्रामों में राइटर्स का वाज़ेह झुकाव तुर्क किरदारों की तरफ होता है। जिस तरह के महमूद पाशा जो कि तारीख में गैर तुर्क किरदार था, उसे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं पेश किया जा रहा जिस तरह जानदारली को पेश किया गया था, क्योंकि वो असलन तुर्क था। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर हम लॉजिकली देखें तो काफी साल पहले बहार खातून को मासिया भेज दिया गया था और बहार खातून के मासिया जाने के बाद गुलशा खातून ही वो बीवी थी जो सुल्तान फातेह के साथ रह रही थी। तो इतने अरसे से सुल्तान फातेह की वाहिद बीवी के तौर पर उनके साथ रहने के बाद अगर अब सुल्तान की मोहब्बत गुलशा की तरफ ज्यादा दिखाई जा रही है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल। लेकिन सुल्तान फातेह के किरदार के साथ ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी कि उनकी तीनों बीवियां उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए खड़ी हैं, एक के साथ उनका रवैया ज्यादा मोहब्बत भरा है। तो सुल्तान जो कि पूरी दुनिया के साथ इंसाफ करता है, वो अपनी बीवियों के मामले में ये बेइंसाफी कैसे कर सकता है। और सुल्तान का वो सीन तो इंतहाई अजीब था जिसमें वो बहार खातून को गुलशा खातून के बारे में हदायत दे रहे होते हैं। लोग तो तंज में इस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं कि गुलबहार, कभी भी गुलशा को चूसनी देना मत भूलना, उसे झूला देकर सुलाना और लोरी भी साथ जरूर गुनगुनाना और उसको खाने में उसकी पसंद की चीजें खिलाना, क्योंकि अभी वो बड़ी हो रही है। यानी कि सुल्तान की बीवियों के मामले में इस कदर जानिबदारी दिखाई जा रही है कि लोग अब इस तरह की मज़ाहिया और तंजिया पोस्ट्स के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और व्यूअर्स को खुलकर महसूस हो रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर को गुलशा खातून के किरदार से गैर मामूली उनसियत है और यही चीज सबको बुरी लग रही है। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में स्टेफन की इस किस्म की मौत की कोई लॉजिक समझ नहीं आई, क्योंकि तारीख के मुताबिक स्टेफन तोमासोविच बोस्निया के आखिरी खुद मुख्तार बादशाह थे जिसने 1461 से 1463 तक बोस्निया पर हुकूमत की। वो ऐसे वक्त में इस तख्त पर बैठा जब बोस्निया की बादशाहत पहले ही कमजोर हो चुकी थी और सल्तनत उस्मानिया की बढ़ती हुई ताकत उसके लिए मुसलसल खतरा बनी हुई थी। अगरचे स्टेफन को उस्मानियों के खिलाफ मज़ाहमत के मामले में अपने उमरा और रईसों के मुकम्मल हमायत हासिल थी, लेकिन आम अवाम उसके साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं थी। दूसरी तरफ उस्मानी खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से स्टेफन ने ईसाई दुनिया से मदद हासिल करने की भरपूर कोशिश की और वो पोप पेस दोम के साथ राब्ते में रहा, जिसने बोस्निया को ईसाइयत के लिए महफूज रखने की कोशिश में उसका साथ दिया। और हंगरी के बादशाह को भी वक्ती तौर पर राजी कर लिया गया, लेकिन जिन दूसरे यूरोपीय हुक्मरानों से मदद मांगी गई तो सब ने अमली ताउन से इनकार कर दिया। स्टेफन को यकीन था कि हंगरी के बादशाह मैथियास उसकी मदद के लिए जरूर आएगा और इसी एतमाद में उसने उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह को दिया जाने वाला सालाना खराज रोक दिया और यही फैसला उस्मानियों के हमले का सबब बना। मई 1463 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बोस्निया पर चढ़ाई कर दी और बोस्निया उस्मानी अफवाज के सामने ज्यादा देर तक ना ठहर सका, जिसके बाद स्टेफन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी सजाए मौत के साथ ही बोस्निया की आजाद बादशाहत का खात्मा हो गया और ये इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। और यूं स्टेफन तोमासोविच तारीख में बोस्निया के आखिरी बादशाह के तौर पर आज भी याद किया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, इस बादशाह की मौत किसी जंग में नहीं बल्कि ज़ैनोस पाशा के हाथों दिखाई गई, जो कि एक इलॉजिकल सी बात है। इसके अलावा विलाद के किरदार को भी ज़ाया किया जा रहा है कि जैसे वो कोई आम सा किरदार हो और इधर से उधर और उधर से इधर सफर करता रहता हो। यहाँ तक कि इस एपिसोड में रादो भी इतने बड़े हमले की कोशिश के बाद फरार होने में कामयाब हो गया और रादो के अनाज के गोदाम पर हमले के सिनेरियो को इस कदर बचकाना अंदाज में लिखा गया कि हम हैरान रह गए। तो बस ऑडियंस यही चाहती है कि स्क्रिप्ट राइटर्स अपने ड्रामे का म्यार बरकरार रखें, तारीख का एहतराम करें और किरदारों के साथ इंसाफ करें, क्योंकि ड्रामा तो वैसे तो मुस्तहकम रेटिंग के साथ चल रहा है, लेकिन कहानी बहुत ज्यादा इमेजिनरी और फर्जी होती जा रही है,
खास तौर पर गुलबहार खातून के साथ रवैया तारीखी हकायक से काफी दूर है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।